डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। चाहे बात खेती में नई तकनीक इस्तेमाल की हो या फिर सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लेना हो, यहाँ ये तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचती हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या विशेष है आज मंत्रालय से। हमारे किसानों तक समय से जानकारी पहुंचे, इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय में हमने डीडी किसान का स्टूडियो स्थापित किया है, जहां से अधिकारी सीधे अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज क्या विशेष है मंत्रालय से। धान भारत की एक प्रमुख फसल है और इसमें बहुत सारे कीट और बीमारियां लगती हैं। अभी रिसेंटली इसमें एक कीट का प्रकोप देखा गया है जिसका नाम है स्वार्मिंग कैटरपिलर, और इस कीट का प्रयोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा गया है और सागरकुची डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया। पहले भी 1 आध साल पहले भी इस कीट का प्रकोप देखा गया था। इस कीट का साइंटिफिक नाम है स्पोडोप्टेरा मोरिटिया, और इसके जो लार्वा अवस्था है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इसके जो अंडे होते हैं वो सफ़ेद से या हल्के ग्रीन से होते हैं और बाद में होते हैं, और जो इसका लार्वा है वो भूरे रंग का रहता है। इसकी जो सबसे डैमेजिंग स्टेज होती है वो लार्वल स्टेज होती है। लार्वा क्या करता है कि जो भी धान के खेत में हमारे जो भी इसके सीडलिंग्स हैं और उसके पौधे रहते हैं, तो उसके लीफ टिप पे, उसके मार्जिन पे, इवन उसको नीचे से भी उसको काट देता है। तो ऐसी कंडीशन में फील्ड ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी जानवर ने फील्ड को चढ़ दिया हो। और इसका जो आक्रमण होता है वो रात्रि के टाइम पर होता है और दिन में ये छुप जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इसीलिए हमें आईपीएम की तकनीक अपनानी चाहिए। जैसे खेत के चारों ओर जो पुराने साल की फसल है उसको नहीं रखना चाहिए, जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको हटा दें क्योंकि ये उसमें जाकर छुप जाते हैं। दूसरा, आप खेत की गहरी जुताई करिए क्योंकि उसमें जो भी लार्वा या प्यूपा होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो चिड़िया है, कौवे हैं, मैना है, वो उसको खा देंगी। तो इस तरीके से लार्वा और उसके जो प्यूपा हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आप जो राइस के खेत हैं उसको पानी से भी भर दीजिए, और पानी से भरने पे क्या होगा कि जो भी लार्वा हैं वो उसकी सतह पे आ जाएंगे और उनको चिड़िया भी खा सकती हैं और वो भी मर जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप लाइट ट्रैप का प्रयोग करिए क्योंकि जो इसका वयस्क है, जो मौत होती है वो लाइट ट्रैप की ओर को अट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके से लाइट ट्रैप को प्रयोग करके आप इसको एडल्ट को भी रोक सकते हैं, जिससे उसकी आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर वयस्क ही मर जाएगा तो एगलिंग आगे नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारे बायोकंट्रोल एजेंट है जैसे टिलोनोमस है, एपेंटेलिस है, इसका प्रयोग करिए। और प्रीडेटर में जैसे कौवा है, मैना है, चिड़िया है, इन सबको हमें बढ़ावा देना चाहिए। वो कैसे दे सकते हैं कि हम फील्ड में बर्ड पर्चर रखें, क्योंकि अगर फील्ड में बर्ड पर्चर रहेंगे तो चिड़िया उसमें आके बैठेगी, तो जो भी लार्वा या प्यूपा उसको दिखेगा वो उसको खा जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है और उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें जो भी रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी हमारे जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ हैं उनको किसानों को इसमें अवेयर कराना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि किसान गोष्ठी करानी चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाई भी उस कीट के बारे में जानकारी दे पाएँ। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में।
मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। अगर हमारे किसान ट्रेनिंग लेकर व्यावसायिक दृष्टि से इसे आगे बढ़ाएं तो उसमें कई अपार संभावना है जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये है कि कुछ विशेष बातों का वो ध्यान रखें ताकि इसे पूरी तरह से अपनाया जा सके और किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान की गुंजाइश न रह जाए। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हमारे किसान मुर्गी पालन। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताज़ा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हो। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहाँ हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिनसे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रुसल संक्रामक रोग, मेरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारी मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये थे मुर्गी पालन से जुड़ी हमारी बहुत ही विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के एक स्मार्ट तरीके के बारे में। मछली पालन के साथ बत्तख पालन, डक कम फिश फार्मिंग, एक स्मार्ट और लाभकारी तरीका है जिससे किसान एक ही तालाब से दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रणाली में बत्तखें तालाब में मौजूद कीड़े मकोड़े और घास खाकर पानी की प्राकृतिक सफाई करती हैं, जिससे मछलियों के आहार पर होने वाला खर्च 30% से 75% कम हो जाता है। साथ ही बत्तखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, जो मछलियों की अच्छी वृद्धि में सहायक होती है। 1 एकड़ तालाब में लगभग 250-300 बत्तख और 4000-5000 फिंगरलिंग मछलियों को पाला जा सकता है। 6 से 9 महीनों में तालाब से 20-25 क्विंटल मछली का उत्पादन संभव है, जिससे 5-6 लाख रुपए तक की कमाई होती है, जबकि बत्तख पालन से सालाना 3-4 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। अंडा और मांस उत्पादन के लिए खाकी कैंपबेल और इंडियन रनर जैसी बत्तख प्रजातियां उपयुक्त मानी जाती हैं। यह प्रणाली ग्रामीण किसानों के लिए एक स्थायी, कम लागत और अधिक लाभ वाली विकल्प बन रही है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप यानी कि ऐसा सेगमेंट जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों को पार करते हुए खेती किसानी में अपनी पहचान बनाई है। अपने लिए तो नए द्वार खोले ही हैं, अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। तो आइए मिलवाते एक ऐसे ही किसान से। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्तिराम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी।
रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर ये कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है।
ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास, जिनके पास खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आप किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए रुक करते हैं कृष की ओर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बरसात में उड़द की खेती के बारे में। बरसात के मौसम में उड़द की खेती किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम NSC ने उड़द की उन्नत किस्म के बीजों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। यह किस्म रबी और खरीफ दोनों मौसमों में बोई जा सकती है और यह रोग प्रतिरोधी, जल्दी पकने वाली, 80-90 दिन और अच्छी पैदावार 10-15 क्विंटल हेक्टेयर देने वाली है। यह बीज कम पानी और अधिक पानी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। NSC की वेबसाइट से 5 किलो का पैकेट 16% छूट के साथ खरीदा जा सकता है और इसके साथ एक जैकेट मुफ्त मिल रही है। खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी, सही दूरी और नमी का विशेष ध्यान देना जरूरी है। किसान बासालिन नामक नींदानाशक का प्रयोग कर बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। ई-नैम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे किसान घर बैठे ही एक क्लिक से, यानी अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को उचित दाम पर बेच सकते हैं। कैसे इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उनका हमारे किसान उचित इस्तेमाल करेंगे और खेती किसानी को लाभकारी बनाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारे कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें कृषि दर्शन। आपके ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।